नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे ऑडियो बुक्स को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ सन की कातिल नॉवल का पार्ट 4। इसके बाकी के 3 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके हैं, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं सन की कातिल नॉवल का पार्ट 4। एक सांवली सी सुंदर लड़की जो CATC की यूनिफॉर्म में थी ने उसका टिकट देखा और उसे बताया कि 20 मिनट बाद उसका नाम पुकारा जाएगा। बार आपकी दाएं तरफ है सर, उस लड़की ने कहा। जब आपका नाम पुकारा जाए तो 6 नंबर गेट पर पहुंच जाइए, उधर वहां मैं स्वागत के लिए तैयार रहूंगी। हैरी ने उसका शुक्रिया अदा किया, फिर बार की तरफ चला गया। बार में काफ़ी भीड़ थी। उसने डबल विस्की का ऑर्डर दिया और एक और दीवार के सहारे खड़े होकर लोगों की ओर देखने लगा। जब वो क्रू कैप्टन था तो उसके साथ सफ़र करने वाले मुसाफिरों के जैसे ये सभी उसी प्रकार के मुसाफिर थे। मोटे, अमीर, बिजनेसमैन, मिंक कोट पहने सुंदर औरतें और चतुर सेल्समैन सभी पी रहे थे और चहलकदमी कर रहे थे। लेविन ने बियर खरीदा और उसे लेकर भीड़ से अलग एक कोने की टेबल पर जाकर बैठ गया। उसने एक सिगरेट सुलगाई और चारों ओर निगाह फिराने लगा। फ्रैंक्स दिखाई नहीं दे रहा था। विस्की से हैरी को बड़ी राहत मिली। प्लेन में हथियारबंद गार्ड की मौजूदगी से उसे बड़ी चिंता हो रही थी। अगर उस गार्ड ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्हें मजबूरन उसे गोली मार देनी पड़ेगी। शायद वो मर ही जाए। वो कोई हिंसात्मक घटना नहीं चाहता था। उसने रुमाल निकालकर हाथ पोंछा। उसने फिर से चारों तरफ देखा, लेकिन कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। कुछ मिनट बाद लाउडस्पीकर पर 6 नंबर की फ्लाइट की घोषणा हुई। जब उसका नाम पुकारा गया तो हैरी और मुसाफिरों के साथ दरवाजे की ओर बढ़ा। लेविन उसके पीछे आ रहा था। 6 नंबर गेट पर 8 और यात्रियों के साथ फ्रैंक्स भी मौजूद था। हेटरी कॉलिंस वहां आ गई। उसके हाथ में यात्रियों के नामों की सूची थी। उसने सभी यात्रियों को अपने पीछे आने के लिए कहा और एयरक्राफ्ट की ओर चलने लगी। हैरी ने जब देखा कि वे चारों पुलिसमैन अभी तक एयरक्राफ्ट के पहरे पर तैनात थे तो उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मिंक कोट वाली एक औरत बोली, देखो जैक, तुम्हें पुलिस गार्ड मिल रहा है। मोटी गर्दन और लाल चेहरे वाला एक व्यक्ति जो सिगार पी रहा था गुर्राया। ये मालवाहक हवाई जहाज है, उसने कहा। शायद कोई कीमती सामान जा रहा है। लेकिन तुमसे कीमती और क्या चीज़ हो सकती है डार्लिंग, औरत ने व्यंग्योक्ति की। चुप रहो। उस आदमी का चेहरा और गहरा लाल हो रहा था। एक पुलिसमैन सीढ़ी के पास खड़ा था और प्रत्येक यात्री को बड़े गौर से देख रहा था। हैरी सबसे आखिरी में लंगड़ाते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसने पुलिसमैन की ओर नहीं देखा, मगर समझ रहा था कि वो उसे ध्यान से देख रहा है। जब तक वो केबिन में दाखिल हुआ तो हैटी कैलिस उसके पास आई। आप बाद में क्या पीना पसंद करेंगे, ड्रिंक या कॉफ़ी? उसने व्यावसायिक अंदाज में पूछा। जी कुछ नहीं, शुक्रिया। आपकी सीट बाईं तरफ पहली कतार में है, हैटी ने बताया। हैरी को यह देखकर तसल्ली हुई कि उसकी सीट फ्लाइट डेक के दरवाजे के पास ही बाहर की ओर थी। उसके पास वाली सीट पर एक लंबी सी दुबली पतली औरत बैठी थी जो एक मिंक कोट पहने हुए थी। उसने हैरी की ओर देख घृणा के भाव से मुंह बिचकाया और दूसरी ओर देखने लगी। हैरी अपनी सीट पर बैठ गया। फिर उसने पीछे मुड़कर लेविन और फ्रैंक्स की ओर देखा। फ्रैंक्स केबिन में पीछे रसोई कक्ष के दरवाजे के पास वाली सीट पर जा बैठा था। रसोई कक्ष के उस तरफ टॉयलेट था और उसके बाद सामान कक्ष जहां हीरे रखे गए थे। हीरे और वो हथियारबंद गार्ड। लेविन केबिन के बीच में हैरी के दाईं तरफ बैठा था। हैरी को संतोष हुआ कि दोनों ठीक जगह पर बैठे थे। दोनों हैरी को देख सकते थे और समय होने पर उसके इशारे को समझ सकते थे। हैटी कॉलिंस ने चेक किया कि सभी मुसाफिरों ने अपनी अपनी सेफ्टी बेल्ट बांध ली है या नहीं। हैरी की बगल वाली औरत अपनी बेल्ट बांध नहीं पा रही थी। हैरी ने उसे तरीका बता दिया। उस औरत ने हैरी की ओर देखा, फिर सिर हिलाकर बेल्ट बांध ली। आप शायद अखबार पढ़ना चाहेंगे, उसने कहा और एक अखबार हैरी की ओर बढ़ा दिया, जैसे उससे पीछा छुड़ाना चाहती हो। हैरी अपनी बेल्ट बांध रहा था तो हैटी उसके पास पहुंच गई। ओह, आपने बेल्ट बांध ली, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? उसने पूछा। हैरी ने उसे बताया कि उसे कोई तकलीफ नहीं है। वो लड़की उसकी ओर देखकर मुस्कुराई। हैरी ने चेहरा उठाकर उसकी ओर देखा ताकि वो उसके चेहरे को अच्छी तरह देख ले। ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि हैटी ने उसे पहचान लिया हो। फिर वो लड़की वापस गैंगवे की ओर लौट गई। अगले 15 मिनट तक हैरी सोचता रहा। उसने पीछे मुड़कर देखा। लेविन ने हैट आगे की ओर सरका रखा था और कोट का कॉलर ऊपर उठा लिया था।
हाथ जेब के अंदर थे। फ्रैंक सिगरेट पीते हुए उसी ओर ताक रहा था। हैरी ने अखबार के पहले पृष्ठ पर निगाह डाली। एक सुर्खी पर नजर पड़ते ही उसकी आंखें फैलने लगी। जो ही उसने पढ़ना शुरू किया, हवाई जहाज के इंजन गरज उठे। हीरो के विवाद में फैसला। ताकामोरी के हक में अमेरिका कॉन्सुलेट के अधिकारियों से लगातार 18 महीने तक बातचीत करने के बाद फार ईस्टर्न ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का करोड़पति मालिक ली ताकामोरी इस देश से इंडस्ट्रियल हीरे टोक्यो ले जाने की अनुमति प्राप्त करने में अंततः सफल हो गया है। उसे $30 लाख के हीरे ले जाने की अनुमति मिल गई है और हीरे आज रात ही एक उड़ान से विशेष सुरक्षा व्यवस्था के साथ सैन फ्रांसिस्को ले जाए जा रहे हैं, जहां से उन्हें टोक्यो भेज दिया जाएगा। हमारे एक विशेष प्रतिनिधि के साथ हुए अंतर्वार्ता में मिस्टर ताकामोरी ने बताया कि कुछ लोगों के भारी विरोध के बावजूद अमेरिकी कॉन्सुलेट को ये यकीन दिलाने में वो सफल हो गया कि इंडस्ट्रियल हीरे जापान की आर्थिक स्थिति पुनर्स्थापित करने के लिए जरूरी है। ये सुनने में आया है कि इस सौदे में सारी पूंजी मिस्टर ताकामोरी ने खुद लगाई है और उस लंबे विवाद का निर्णय लेने में ये बात महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थी। जब इससे ये पूछा गया कि क्या वो भुगतान की गारंटी दे रहा है, तो उसने जवाब देने से इनकार कर दिया। ऐसा सुना गया है कि इस महीने के अंत में ताकामोरी टोक्यो जाएगा, जहां उसकी इन सेवाओं के लिए स्वयं जापान के सम्राट उसको सम्मानित करेंगे। हैरी ने अखबार मोड़कर सीट के नीचे डाल दिया। उसने बोर की चेतावनी याद की, हीरे नहीं तो पैसे भी नहीं। ताकामोरी को जबरदस्त धक्का लगेगा, हीरे नहीं तो सम्मान भी नहीं। एयरक्राफ्ट अब रनवे पर दौड़ने लगा था। उसने बाहर पार्किंग लॉट की ओर देखा। रोड मास्टर ब्यूक वहां नहीं थी। स्काई रेंज एयरपोर्ट पहुंचने के लिए बोर्ग तूफानी रफ्तार से कार ड्राइव कर रहा होगा। हैरी ने घड़ी की ओर देखा। 10 मिनट बाद हैरी ने अपने ट्रेंच कोट के अंदर हाथ डाला। उसकी उंगलियों ने कोल्ट 45 के ठंडे दस्ते को छुआ। वो सोच रहा था कि जब वो फ्लाइट डेक में दाखिल होगा तो क्रू कैप्टन पर क्या प्रतिक्रिया होगी। क्रू में कैप्टन के अलावा को पायलट और नेविगेटर, फ्लाइट इंजीनियर तथा रेडियो ऑपरेटर होंगे। वे सभी उत्साही तथा नौजवान होंगे। मान लो उन्होंने बहादुरी दिखाने का प्रयास किया तो अगर उस पर चढ़ दौड़े तो उसने डेक पर एक फायर झोंक देने का फैसला किया। इससे उनके दिमाग ठिकाने लग जाएंगे। वो उन लोगों से अधिक चिंतित नहीं था। उसे परवाह थी तो उस गार्ड की। वो एक पेशेवर गार्ड था और झमेले से निपटना जानता था। क्या वो सामान कक्ष में बैठा होगा या पैसेज में? उसे संभालने का काम फ्रैंक्स को करना होगा। लेविन यात्रियों को संभालेगा। अगर उसे मालूम होता कि हीरो के साथ एक गार्ड भी होगा तो वो डेलानी से एक चौथे मददगार को मांग लेता। उसने अचानक विचार किया कि उसे पता लगा लेना चाहिए कि गार्ड कहाँ बैठा है। वो खड़ा हो गया और गैंगवे पर चलने लगा। लेविन ने अपने कोट के अंदर हाथ डाल लिया तो उसने उसे इशारे से रोक लिया। लेविन उसे घूरने लगा। जब हैरी उसकी बगल से गुजरा तो वो भी हाथ कोट के अंदर रखे हुए था। फ्रैंक्स आगे की ओर झुककर हैरी की ओर देख रहा था। हैरी ने उसे भी थोड़ी देर और ठहरने का इशारा किया। उसने पैसेज और केबिन के बीच वाला दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। हैटी कॉलिंग रसोई कक्ष में मार्टिनी का बैच मिला रही थी। वो उसकी ओर देख मुस्कुराई। दाईं ओर का दूसरा दरवाज़ा, उसने कहा। हैरी ने सिर हिलाया, लेकिन वो उसकी ओर नहीं देख रहा था। वो पैसेज की ओर निहार रहा था जो सामान कक्ष तक जाता था। वो गार्ड सामान कक्ष के दरवाजे के सामने एक स्टूल पर बैठा हुआ था। जब उसने हैरी को देखा तो वो थोड़ा मुड़ गया और उसका हाथ गन के दस्ते तक पहुंच गया। उस हाथ में उसने चमड़े का दस्ताना पहन रखा था। उसकी चुस्ती और दस्ताने को देखकर हैरी को घबराहट होने लगी। निस्संदेह ये पेशेवर होने की निशानी थी। गार्ड हैरी के बराबर की उम्र का नौजवान था। उसकी नीली आंखें काफ़ी चौकन्नी दिखती थी और जिस्म काफ़ी फुर्तीला और ताकतवर था। हैरी को यकीन हुआ कि यह आदमी ज़रूर गड़बड़ी करेगा और उसका दिल बैठने लगा। हैरी टॉयलेट में घुस गया और दरवाज़ा बंद करके काफ़ी देर तक खड़ा सोचता रहा। अगर गार्ड को अंदर ही बंद कर दिया जाए तो काम बड़ी आसानी से निपट सकता था। केबिन और रसोई कक्ष के बीच वाले दरवाजे को बाहर से बंद कर देने से कम एयरक्राफ्ट को ज़मीन पर उतारने तक वो गार्ड कोई बखेड़ा नहीं कर सकता था। फिर तीनों मिलकर उससे निपट सकते थे। उसने संकरे गलियारे के बारे में सोचा। वे तीनों उस तंग गलियारे से एक साथ गार्ड पर झपट नहीं सकते थे। एक वक्त में सिर्फ एक ही आदमी उसका सामना कर सकता था। अगर उस गार्ड ने सही पैंतरा इस्तेमाल किया तो वो उनके लिए भारी मुसीबत पैदा कर सकता था। हैरी को चेहरे पर ठंडा पसीना निकलता महसूस हुआ। टॉयलेट बेसिन के शीशे में उसने अपना चेहरा देखा। वो बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था और आंखें भयभीत दिखाई दे रही थी। उसने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की मगर उसका मुंह जैसे बर्फ की तरह जम गया था। वो गार्ड की ओर देखे बिना टॉयलेट से बाहर निकला। हैटी कॉलिंस हाथ में मार्टिनी की ट्रे लिए केबिन की ओर आ रही थी। हैरी ने उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया और उसके पीछे पीछे केबिन में निकला। वो फ्रैंक्स के पास रुक गया। वो गलियारे पर बैठा है। उसने फ्रैंक्स के कान के पास अपना मुंह ले जाकर कहा, मैं उसे वही बंद कर देना चाहता हूँ। दरवाजे का बोल्ट इस तरफ है।
बाद में प्लेन उतरने के बाद हम उससे निपट लेंगे। नहीं, फ्रैंक्स ने कहा, तुम क्रू का ख्याल रखो। जैसे ही तुम क्रू की केबिन में आओगे मैं गार्ड को संभाल लूंगा। वो काफ़ी ताकतवर और फुर्तीला दिखाई देता है, बहुत ही खतरनाक। बकवास बंद करो, फ्रैंक्स गुर्राया। क्या तुम समझते हो कि मैं उसे संभाल नहीं सकता? हैरी ने कंधे उचका दिए। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन होशियार रहना। मैं उस लड़की के वापस रसोई कक्ष में लौट जाने का इंतजार करूंगा, फिर फ्लाइट डेक पर चला जाऊंगा। वो अपनी सीट पर लौट आया। उसकी बगल वाली औरत मार्टिनी की चुस्की ले रही थी और सिगरेट पी रही थी। उसने हैरी की ओर नफरत भरी निगाहों से देखा। हैटी कॉलिंस ने हैरी की ओर मार्टिनी का ग्लास बढ़ाया तो उसने इनकार कर दिया। फिर जब हैटी गैंगवे से चलकर रसोई कक्ष की ओर चली गई तो वो खड़ा हो गया। उसने लेविन की ओर देखकर इशारा किया, फिर फ्रैंक्स की ओर। लेविन अपनी सीट से उठ खड़ा हो गया और गैंगवे से होकर तेजी से हैरी के पास पहुंच गया। 2-3 यात्री हैरानी के साथ उन्हें देख रहे थे। फ्रैंक्स भी उठ गया और गलियारे के दरवाजे की ओर लपका। सब लोग सुनिए, वो ऊंची आवाज में चीखा, ये एक डकैती है। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो नाक जान से हाथ धो बैठेगा। चुपचाप बिना हिले डुले बैठे रहिए तो किसी को कुछ नहीं होगा। उसकी 45 ऑटोमेटिक अब उसके हाथ में थी। लेविन ने भी अपनी गन निकाल ली थी। हैरी यात्रियों की प्रतिक्रिया देखने के लिए नहीं रुका। फ्लाइट डेक का दरवाजा खोलकर वो अंदर घुस गया। उसकी गन हाथ में थी। उसने अंदर का जाना पहचाना दृश्य देखा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फ्लाइट इंजीनियर अपने यंत्रों के बोर्ड के सामने बैठा था। हैरी उसे नहीं जानता था। रेडियो ऑपरेटर उकताहट भरी निगाहों से रडार स्क्रीन की ओर देख रहा था। उसके पास ही को पायलट तथा नेविगेटर की डेस्कें थी। उससे परे पायलट की 2 सीटें थी। उसने सैंडी मैकक्लेयर को एकदम पहचान लिया। वो एक अच्छा पायलट होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी था और उसका दोस्त रह चुका था। दूसरे पायलट को वो नहीं पहचानता था। फ्लाइट इंजीनियर आंखें फाड़कर उसकी ओर देखने लगा और वो अपनी जगह से आधा उठ गया। वहीं बैठे रहो, हैरी दहाड़ा, ये डकैती है। तुम अपना हाथ चाबी से हटा लो। वो रेडियो मैन पर दहाड़ा, तुम दोनों केबिन में चले जाओ। तुम पागल हो गए हो? फ्लाइट इंजीनियर चीख उठा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। तुम बचकर नहीं निकल सकते। वो पायलट की ओर मुड़ा। हैरी ने उसके करीब जाकर गन की नाल से उसके चेहरे पर इतनी जोर से प्रहार किया कि वो सीट के नीचे जा गिरा। फिर वो उन चारों को कवर करने के लिए पीछे हट गया। मैकक्लेयर ने पीछे मुड़कर उसे देखा। दूसरा पायलट सीट से खड़ा हो गया। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और आंखों में दहशत फैल रही थी। तुम तीनों केबिन में चले जाओ वरना खोपड़ी में सुराख कर दूंगा। हैरी गुर्राया, हाथ ऊपर उठाओ। रेडियो ऑपरेटर धीरे से अपनी सीट से उठा। उसने फ्लाइट इंजीनियर को उठने में मदद की। फ्लाइट इंजीनियर के चेहरे से खून की धार बह चली थी। वो बुरी तरह घबरा गया था। वे केबिन की ओर चलने लगे। फ्लाइट इंजीनियर का चेहरा देखते ही एक औरत चीख उठी। लेविन ने उन्हें पीछे से कवर कर लिया और उन्हें गैंगवे पे जाकर बैठ जाने के लिए कहा। हैरी ये देखना चाहता था कि फ्रैंक्स ने गार्ड पर काबू पा लिया या नहीं, मगर वो मैकक्लेयर से निगाहें हटाने का साहस नहीं कर सका। प्लेन को ऑटोमेटिक पर डाल दो, उसने मैकक्लेयर से कहा, और केबिन में चले जाओ। बको मत, मैकक्लेयर ने कहा। यह हवाई जहाज और मुसाफिरी मेरी जिम्मेदारी पर है। मैं यहाँ से हट नहीं सकता। तुम पागल हो गए हो? प्लेन को ऑटोमेटिक पर डालो, हैरी चीखा। इसे मैं संभाल रहा हूँ, चलो जल्दी करो। तुम, मैकक्लेयर ने आश्चर्य से कहा, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। अगर तुम सीट से नहीं हटोगे तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। मैकक्लेयर हिचकिचाया। फिर उसने हवाई जहाज को ऑटोमेटिक पर डाल दिया और अनमने भाव से सीट से उठ खड़ा हो गया। कोई चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना, हैरी ने कहा और उसे केबिन की ओर जाने के लिए रास्ता छोड़ दिया। वहीं 2 और मौजूद है जो निस्संदेह मुझसे ज़्यादा खतरनाक है। अगर तुम हीरो के पीछे पड़े हो, मैकक्लेयर ने कहा, तो तुम उन्हें हरगिज़ नहीं हथिया सकते। हीरो के पास एक गार्ड तैनात है। केबिन में चले जाओ। मैकक्लेयर ने खा जाने वाली निगाहों से हैरी को घूरा। हैरी सोच रहा था कहीं मैक उस पर कूद न पड़े। वो जानता था कि वो उसे गोली नहीं मार सकता। उसने खुद को संभाला और मैक के आक्रमण से निपटने के लिए तैयार हो गया। तभी एक गोली की आवाज़ सुनाई दी, फिर उसके तुरंत बाद दूसरी। मैकक्लेयर चौंक उठा। वो मुड़कर केबिन के दरवाजे की ओर बढ़ने लगा तो हैरी ने अपनी गन की नाल पकड़कर उसका दस्ता जोर से उसकी खोपड़ी पर दे मारा। मैकक्लेयर के घुटने मुड़ गए। हैरी ने उस पर दोबारा प्रहार किया और वो अचेत होकर फर्श पर फैल गया। हैरी ने उसे लांघकर केबिन की ओर झांका। सभी मुसाफिर कब्रिस्तान के भूत की तरह निश्चल तथा सख्ती की हालत में थे। लेविन हाथ में गन लिए गैंगवे पर खड़ा था। चेहरा पसीने से तर हो रहा था। तीनों क्रू गैंगवे पर बैठे थे और उन्होंने अपने हाथ ऊपर उठा रखे थे। हैरी ने एक पल इस दृश्य को देखने के बाद निगाहें फ्रैंक्स की ओर डाली, जो रसोई कक्ष के दरवाजे के पास खड़ा था और कसकर अपना कंधा दबाए नीचे की ओर झुक रहा था। खून से उसके कोट की आस्तीन भीग गई थी
और बूंदें उंगलियों से नीचे टपक रही थी। जैसे ही हैरी की नज़र उस पर पड़ी, वो दोहरा होकर फर्श पर लुढ़क गया। हैरी ने कहा, क्या हो रहा है? इधर उधर देखे बगैर लेविन बोला, ये सब उस गार्ड की वजह से हुआ। वो अंदर बैठा है, लगता है वो अभी चीखता हुआ बाहर निकल आएगा। उसकी आवाज़ तीखी सुनाई दे रही थी। वो अंदर ही अंदर घबरा गया था। वो ऐसा नहीं करेगा, हैरी बोला, वो अंदर ही रहेगा। मैंने उस बेवकूफ़ को बाहर निकालो और टेड की बाह पर पट्टी बांध दो। लेविन ने कहा, अगर इसी तरह खून बहता रहा तो ये मर जाएगा। मुझे हवाई जहाज को संभालना है, हैरी ने गुस्से में भरकर कहा। क्रू में से किसी एक को इस काम में लगा दो। वो नीचे झुका और उसने मैकक्लेयर के शरीर को धकेलकर सीढ़ियों से नीचे केबिन में गिरा दिया। मैकक्लेयर के अच्छे शरीर को देखकर मिंक कोट वाली दुबली पतली औरत अजीब सी आवाज़ निकालने लगी, जैसे घोड़ा हिनहिना रहा हो। एक दूसरी औरत चीख पड़ी। फ्लाइट इंजीनियर उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लेविन ने चीख कर उसे बैठे रहने का आदेश दिया। हैरी वापस फ्लाइट डेक पर लौट आया। उसने हवाई जहाज को ऑटोमेटिक पायलट से हटाकर कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। उसे कंपकपी छूट रही थी और दिल धाड़ धाड़ बज रहा था। आसमान बिल्कुल साफ था और उजला चांद निकल आया था। उसने हवाई जहाज का रुख रेगिस्तान की ओर मोड़ दिया। कुछ मिनट और गुजर गए। वो सोच रहा था कि हवाई जहाज को उतारने के बाद लेविन के साथ मिलकर उसे गार्ड से निपटना होगा। इस विचार मात्र से उसका मुंह घबराहट से कड़वा होने लगा। बुरा हो फ्रैंक्स का, उसने उसे चेतावनी दी थी। गार्ड अब चौकन्ना हो गया था और शायद उनसे मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार कर लिया होगा। अगर उसने अपने आप को सामान के अंदर ही बंद कर लिया तो वो घंटों सुरक्षित रह सकता था। हीरे उनके हाथ लगने की संभावना अब दूर होती दिखाई दे रही थी। उसने उन $50,000 के बारे में सोचा जो अब तक न्यूयॉर्क पहुंच चुके होंगे। हीरे नहीं तो पैसा भी नहीं। उन्हें किसी भी हालात में गार्ड को संभालना होगा, शायद उसकी हत्या कर देनी पड़े। इस विचार से ही उसका जिस्म ठंडा पड़ने लगा। वो 10 मिनट तक हवाई जहाज चलाता रहा, फिर उसे सीमा रेखा दिखाई देने लगी। उसने फिर से हवाई जहाज का रुख मोड़ दिया। नीचे रेगिस्तान सिकुड़ी हुई एक सफ़ेद चादर की तरफ फैला हुआ था। वो हवाई जहाज को नीचे उतार कर 1,500 फीट की ऊंचाई पर ले आया। अब उसे रेतीले मैदान और उबड़ खाबड़ टीले साफ दिखाई दे रहे थे। पूरब की और किसी जगह सख्त जमीन की चौड़ी पट्टी थी। उसने हवाई जहाज की ऊंचाई और थोड़ी कम की। फिर उसे फ्लैश लाइट की रोशनी दिखाई दी। वो एक कार और छोटी सी मानवाकृति को देख सकता था जो एक शक्तिशाली फ्लैश लाइट हिला रही थी। जब वो सैम मिक्स से मिला था तो उसे उससे कोई खास उम्मीद नहीं हुई थी। वो 19 साल का दुबला सा युवक था। लेविन ने कहा था कि वो बहुत कुशल ड्राइवर है, लेकिन हैरी को लगता नहीं था कि गार्ड जैसे खतरनाक शख्स से निपटने में वो कोई मदद कर सके। हवाई जहाज इस समय चक्कर लगा रहा था। हैरी को लगा कि उसे हवाई जहाज को नीचे उतारने में कोई कठिनाई नहीं होगी। उसने फ्लैश लाइट की रोशनी का सिग्नल देखते हुए आसानी से हवाई जहाज को नीचे उतार लिया। मिक्स ठीक उसी जगह पर खड़ा था जहां उसे पिछले दिन ठहरने का निर्देश दिया था। हवाई जहाज के पहियों ने जमीन को छुआ तो हल्का सा झटका लगा। हैरी ने झट से इंजन बंद कर दिए। दोनों तरफ रेत का गुबार उठ रहा था। हैरी ने ब्रेक दबाया तो हवाई जहाज धीरे से रुक गया। हैरी तेजी से सीट से उठ गया। उसने अपनी गन संभाली और दरवाजे पर आकर केबिन में झांका। लेविन के करीबी फ्रैंक्स एक सीट पर ढेर के रूप में पड़ा था। किसी ने उसके कोट की आस्तीन उधेड़कर निकाल दी थी और कंधे पर पट्टी बांध दी थी। वो बाएं हाथ में अपनी 45 थामे हुए था। सभी यात्री स्तब्ध बैठे थे। हैरी के दरवाजे पर खड़े होते ही सभी ने उसकी ओर देखा। सब लोग सुने, हैरी ने कहा। अगर किसी ने चालाकी दिखाने की कोशिश नहीं की तो किसी को कुछ नहीं होगा। आप लोगों से जो कहा जाए वही कीजिएगा। इस समय हम लोग रेगिस्तान में हैं। यहाँ से सबसे नज़दीक का शहर 100 मील दूर है, इसलिए भाग निकलने का ख्याल छोड़ दीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब हवाई जहाज से बाहर निकलें और 200 गज अलग हटकर बैठ जाएं और इंतज़ार करें। जब हमारा काम खत्म हो जाएगा तो रेडियो ऑपरेटर मदद के लिए संदेश प्रसारित करेगा और वे लोग पहुँच जाएंगे। जब तक आप लोग हमारा आदेश मानते रहेंगे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। वो गैंगवे में निकल आया और फ्लाइट इंजीनियर से बोला, दरवाज़ा खोलो जल्दी। फ्लाइट इंजीनियर ने दरवाज़ा खोला और नीचे रेत पर कूद गया। क्रू के दूसरे आदमियों ने मैकक्लेयर को नीचे उतारा जो धीरे धीरे होश में आ रहा था। आप सभी लोग नीचे उतर जाइए, हैरी चीखा। घबराए हुए सभी यात्री धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। एयर होस्टेस कहाँ है? हैरी ने लेविन से पूछा। वो अंदर गार्ड के साथ है। हैरी गैंगवे से चलकर गलियारे के दरवाजे के पास आया। एक तरफ हटकर उसने दरवाजे को थोड़ा सा खोला। ए लड़की, बाहर निकल आओ, उसने आवाज़ दी। एक यात्री को तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। उसे उम्मीद थी कि गार्ड गोली चलानी शुरू कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हैटी कॉलिंस बाहर निकल आई। उसने पहले हैरी की ओर देखा, फिर लेविन की ओर। उसका चेहरा पीला जर्द पड़ गया था, लेकिन हैरी देख रहा था कि वो उतनी घबराई हुई नहीं थी जितना कि वो खुद घबराया हुआ था। एक औरत बेहोश हो गई है, मैं तुम्हें उसे उठाने में मदद देता हूँ, हैरी ने कहा। उसे बाहर निकालना है।
वो राहदारी से चलकर उस औरत के पास आया और उसे उठाकर बाहर निकालने के दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने उस औरत को नीचे 2 पुरुष यात्रियों के हाथों में थमा दिया, फिर खुद नीचे उतरकर हैटी को नीचे उतारने में मदद करने लगा। मुसाफिरों को लेकर हवाई जहाज से दूर हट जाओ, उसने क्रू के आदमियों से कहा। लेविन दरवाजे पर खड़ा गन से उन्हें कवर कर रहा था। जब हमारा काम निपट जाएगा तो तुम लोग वापस आकर मदद के लिए रेडियो से संदेश भेज सकते हो। क्रू के आदमियों ने मुसाफिरों को इकट्ठा किया और उन्हें लेकर हवाई जहाज से अलग दूसरी तरफ चलने लगे। 2 मुसाफिरों ने उस बेहोश औरत को संभाला और क्रू ने मैक्लियोर को चलने में मदद की। सैम मिक्स भागता हुआ चला आया। उसके हाथ में भी गन थी। उसके पतले से चूहे जैसे चेहरे पर उत्तेजना साफ झलक रही थी। बाप रे, जब तुमने हवाई जहाज को नीचे उतारा तो मैं समझ रहा था ये दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा, उसने कहा। क्या हो रहा है? बहुत कुछ, लेविन गुर्राया। हीरो के पास एक खूंखार गार्ड मौजूद है। उसने पहले ही टेड को घायल कर दिया है। मिक्स का मुंह खुला रह गया। हैरी ने देखा उसकी आंखों में दहशत फैल रही थी। उसने ठीक ही सोचा था, गार्ड से निपटने में मिक्स कोई काम नहीं आने वाला था। फ्रैंक्स अपनी सीट से उठा और किसी तरह घिसटता हुआ दरवाजे तक आया। दरवाजे का किनारा पकड़कर झुकते हुए उसने हैरी और मिक्स की ओर देखा। उस कमबख्त में बिजली जैसी तेजी है, उसने कहा। मैं अपनी गन ताने अंदर दाखिल हुआ था और उस पर फायर कर दिया था, लेकिन मैं उस पर निगाहें जमा भी नहीं पाया था कि उसने फायर झोंक दिया। तुम मुझसे इतनी जल्दी नहीं निपट सकते, लेविन क्रूर स्वर में बोला। मैं निपट लूंगा। वो मुझे 30 लाख के हीरो पर हाथ डालने से नहीं रोक सकता। हैरी ने मिक्स की ओर देखा। तुम यहीं ठहरो और इन लोगों पर ध्यान दो। कार की इग्निशन की है ना तुम्हारे पास? हाँ, मिक्स पीछे हटते हुए बोला। मैं इन्हें संभालता हूँ। हैरी उछलकर हवाई जहाज पर चढ़ गया। हम यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते, उसने लेविन से कहा। रेडियो ऑपरेटर को जब तक बराबर संदेश भेजते रहना होता है। अगर उन्हें अगला सिग्नल मिलने में देर हो गई तो वे हमारी तलाश शुरू कर देंगे। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, लेविन बोला। तुम उसके निशाने के दायरे से दूर रहो। टेड, बेहतर है तुम बाहर निकल जाओ। मैं यहीं रहता हूँ, टेड पीड़ा से बिलबिलाते हुए गुर्राया। अगर वो कुतिया की औलाद मेरी नज़रों में पड़ गया तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। लेविन गैंगवे में आगे बढ़ने लगा। हैरी उसके पीछे चल रहा था। दरवाजे के पास पहुंचकर वे दोनों तरफ की सीटों के बीच दुबक गए। अपनी गनताने लेविन ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और घुमाकर झटके से दरवाज़ा खोल दिया। उसने पैसेज पर एक फायर झोंक दिया और तेजी से नीचे झुककर अंदर झांका, फिर पीछे हट गया। वो वहाँ नहीं है। हैरी ने दिल में चुभन सी महसूस की। इसका मतलब गार्ड सामान कक्ष में घुस गया और उससे निपटना अब मुश्किल था। वो सामान कक्ष में होगा, उसने कहा। तुम यहीं ठहरो, मैं लदान वाले दरवाजे पर जाता हूँ। वो बाहर की ओर खुलता है। उसे खोलने में मुझे 2 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता हूँ। तुम पैसेज में घुसकर सामान कक्ष का दरवाज़ा खोलना। लेविन ने सहमति जताई। हैरी वापस बाहर निकलने के दरवाजे की ओर लौटा। फ्रैंक्स के करीब से गुजरते हुए उसने देखा कि फ्रैंक्स एक सीट पर फैल गया था और उसका सिर आगे की ओर झुल गया था, लेकिन वो अभी तक गन थामे हुए था। हैरी नीचे जमीन पर कूद गया। मिक्स वहाँ खड़ा मुसाफिर और क्रू के आदमियों की ओर देख रहा था, जो 200 गज की दूरी पर रेत में फैले बैठे थे। हैरी दौड़कर लदान वाले दरवाजे पर पहुंचा। उसने दरवाजे के लीवर को हटाया, फिर धीरे से उस भारी पल्ले को धकेलकर खोल दिया। उसने सावधानीपूर्वक सामान कक्ष के भीतर झांका। उसके हाथ इस कदर कांप रहे थे कि वो मुश्किल से गन संभाल पा रहा था। सामान कक्ष बिल्कुल खाली था। जैसे ही उसने पता लगाया कि गार्ड वहाँ छुपा नहीं था, एयरक्राफ्ट के अंदर गोली चलने की आवाज़ सुनकर वो बुरी तरह चौंक पड़ा और गन उसके हाथ से छूटते छूटते बची। तभी वो समझ गया कि क्या हुआ था। गार्ड ने उन्हें बेवकूफ़ बना दिया था। वो या तो गलियारे में छुपा था या टॉयलेट में था। हैरी के जिस्म में ठंडक की एक लहर दौड़ गई। क्या गार्ड ने लेविन को ठिकाने लगा दिया? वो घूमा और उसने देखा कि मिक्स अचानक बौखला उठा था और उसने अपनी गन तान दी। एयरक्राफ्ट के दरवाजे से एक और गोली चली और अंधेरे में एक चिंगारी भड़की। मिक्स पीठ के बल गिरा। गोली ठीक उसकी आंखों के बीच लगी थी। उसकी खोपड़ी के परखच्चे उड़ गए थे और भेजा छिटक गया था। हैरी ने दरवाजे पर परछाई से आकृति देखी। उसने चौड़े पीक कैप को पहचान लिया और हड़बड़ाकर फायर कर दिया। गार्ड ने भी जवाबी गोली चला दी, जो हैरी के चेहरे को हवा देती हुई गुजर गई। हैरी फौरन जमीन पर लेट गया और एयरक्राफ्ट के नीचे से कवर करने की कोशिश करने लगा। उसने देखा गार्ड एयरक्राफ्ट के दरवाजे से बाहर निकल रहा था। चांद के उजाले में उसकी गन चमक रही थी। हैरी को लगा कि गार्ड अब उसे गोली से उड़ा देने वाला है। उसने आंखें मीच ली और जोर से रेत से सट गया। फिर एयरक्राफ्ट के अंदर एक और गोली चली। हैरी हड़बड़ा गया। उसने ठीक वक्त पर आंखें खोली और देखा कि गार्ड की गन उसके हाथ से छूटकर गिर गई थी और वो भी औंधे मुंह जोर से रेत पर गिर पड़ा। काफ़ी देर तक हैरी मूर्खों की तरह गार्ड के शरीर को ताकता रहा, फिर धीरे से उठकर खड़ा हो गया। एयरक्राफ्ट के दरवाजे पर फ्रैंक्स दिखाई दिया।
उसने दरवाजे की चौखट पकड़कर बाहर झांका। उसकी तेज सांसों की आवाज़ हैरी को वहीं से सुनाई दे रही थी। जैसे ही हैरी आगे बढ़ने लगा, फ्रैंक्स ने गार्ड पर फिर से गोली चला दी। मैंने कहा था ना कि मैं उसे ठिकाने लगा दूंगा, वो हाँफते हुए बोला। कमबख्त बिल्कुल मेरे करीब से गुजरा था, लेकिन मुझे देख नहीं पाया। हैरी गार्ड के शरीर के पास आया और उसने पैर से उसे उलट दिया। उसके स्थिर व मुर्दा चेहरे को देखकर उसे झुरझुरी महसूस हुई। हीरे को निकाल लो, फ्रैंक्स ने हाँफते स्वर में कहा। मैं अधिक देर तक खुद को संभाले नहीं रख सकता, जल्दी करो। हैरी एयरक्राफ्ट पर चढ़ गया। मैं चाहता हूँ कि तुम उन मुसाफिरों पर नज़र रखो, उसने कहा। मैं तुम्हें नीचे उतरने में मदद देता हूँ। उसने फ्रैंक्स को नीचे उतरने में मदद की और उसे एयरक्राफ्ट के एक पहिए के सहारे खड़ा कर दिया। फ्रैंक्स की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसका सिर छाती पर लटक गया और गन हाथ से छूट गई। हैरी ने मुसाफिरों की ओर देखा। उनमें से एक उठने की कोशिश कर रहा था। बैठे रहो, हैरी चीखा और उसने अपनी गन निकालकर उस आदमी के सिर के ऊपर फायर कर दिया। वो आदमी हड़बड़ाकर बैठ गया। हैरी ने फ्रैंक्स को झकझोर दिया। होश में आओ और उन पर निगाह रखो। फ्रैंक्स बड़बड़ाने लगा। उसने अपनी गन थाम ली जिसे हैरी ने उसे पकड़ा दिया था। हैरी फिर एयरक्राफ्ट पर चढ़ गया और राहदारी में दौड़ने लगा। लेविन को उसने पैसेज में पड़ा पाया। गोली उसके सिर के पिछले हिस्से में लगी थी। उसे समझने में देर न लगी कि वो मर चुका है। उसने दरवाज़ा खोला और सामान कक्ष में कदम रखा। उसे वो छोटा सा बक्सा ढूंढ निकालने में देर नहीं लगी। उसने उसे खोलने की कोशिश की, मगर उसमें ताला लगा था। बक्से को साथ लिए वो वापस लौटा और रेत पर कूद गया। फिर वो मिक्स की लाश के पास आया। उसने उसकी जेबें टटोलकर कार की चाबी निकाली। फ्रैंक सौंधे मुंह रेत पर लुढ़क गया था। हैरी ने उसे उठाने की कोशिश की। वो बेहोश हो गया था और उसकी मां खून से लथपथ हो चुकी थी। उसे वहीं छोड़कर हैरी कार की ओर दौड़ा। स्टील के बक्से को अगली सीट पर रखकर उसने कार का इंजन स्टार्ट किया और कार को एयरक्राफ्ट के करीब ले आया। फिर वो कार से निकलकर फ्रैंक्स के पास आया। उसने उसे अपने कंधे पर डाला और कार की पिछली सीट पर लिटाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। स्काई रेंज एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए 25 मील का रास्ता तय करना था। उजली चांदनी में हेडलाइट जलाने की आवश्यकता नहीं थी। उसने गियर डाली और कार को रेत में सड़क की ओर दौड़ाने लगा। 20 मिनट के अंदर ही हवाई जहाज द्वारा उनकी तलाश शुरू हो सकती थी। उसने सोचा कि रेडियो सेट को बेकार कर देना उचित था ताकि उन्हें थोड़ा और वक्त मिल सके। सड़क पर देख लिए जाने से पहले ही स्काई रेंज एयरपोर्ट पहुंच जाना जरूरी था। वो गैस पेडल पर दबाव बढ़ाते हुए कार को 80 मील की रफ्तार से दौड़ाने लगा। स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ते हुए हैरी ने सोचा, वो गार्ड मर चुका है। ये एक हत्या थी। अगर वो पकड़ा गया तो उसे सीधे फांसी की सजा होगी। अगर उसे पहले ही पता होता कि घटनाएं इस कदर खतरनाक तथा जोखिम भरी होंगी तो वो $50,000 के लिए ये खतरा मोल लेने की मूर्खता न करता। डकैती की योजना करते समय उसने सोचा ही नहीं था कि यह हत्या ऊपर जाकर खत्म होगी। $20 लाख का असली हकदार तो वो था, लेकिन डेलानी बगैर किसी झमेले के उन्हें हासिल करने जा रहा था। 20 लाख। हैरी ने अपना एक हाथ बक्से के ऊपर रख दिया। अगर इन हीरो को ठिकाने लगाने के लिए उसके पास डेलानी जैसी सुविधाएं होती तो वो उन्हें खुद से अलग ना करता। लेकिन फिलहाल डेलानी के मुकाबले उसके लिए हीरे बेकार थे। वो उन्हें स्वयं बेचने का साहस नहीं कर सकता था। वो किसी खरीदार को नहीं जानता था। अलबत्ता उसे इन हीरो के बदले कुछ तो हासिल हो सकता था। बोर्ग की धमकी कि हीरे नहीं तो पैसा नहीं अब उसे बेमतलब लग रही थी। फिर उसका ध्यान अखबार में छपे उस समाचार के अंश की ओर गया। हीरे नहीं तो सम्मान भी नहीं। अचानक उसके हाथ से कार का कंट्रोल छूटते छूटते बचा। उसने झट से व्हील को संभाला, कार को सीधा किया और रफ्तार कम कर दी। वो भी कैसा बेवकूफ़ था। हाँ, बेशक ताकामोरी वो उसके साथ सौदा कर सकता था। ताकामोरी 18 महीने से हीरे हासिल करने के लिए लड़ रहा था। खुद सम्राट उसका स्वागत तथा सम्मान करने वाला था। ऐसे शख्स के लिए पैसा महत्वहीन चीज़ होता है, हैरी ने सोचा, लेकिन राशि सम्मान को बहुत महत्व देता है। वो उससे $15 लाख की मांग कर सकता है। ताकामोरी इस पेशकश को ठुकराने की बेवकूफ़ी नहीं करेगा। शायद उसे दोबारा इतने हीरे निर्यात करने का अवसर ही ना मिले। हैरी को ताकामोरी से बहुत आशाएं बनने लगी। सौदा काफ़ी जोखिम से भरा था। सावधानीपूर्वक काम लेने से पड़ सकता था। इसमें काफ़ी हिम्मत की दरकार थी और ये बेईमानी भी नहीं लग रही थी। उसे उम्मीद थी कि ताकामोरी हीरो के लिए इस कदर मरा जा रहा होगा कि वो पुलिस को इस बात की खबर नहीं देगा और उसे निराश नहीं लौटा सकता। उसने फ्रैंक्स की कराह सुनी। इस आवाज़ ने उसे अपनी वर्तमान स्थिति में लौटा दिया। वो तो बोर्ग की तरफ बढ़ रहा था, जबकि अब वो बोर्ग के सामने नहीं पड़ना चाहता था। उसने कार रोक दी। कोई योजना तैयार करने के लिए उसके पास समय बिल्कुल नहीं था। अगले 10 मिनट में कोई हवाई जहाज उनकी तलाश में निकल चुका होगा। पुलिस को सतर्क कर दिया जाएगा। हर सड़क पर निगरानी रखी जाएगी। क्या वो कार में आगे बढ़ने का साहस कर सकता है? क्योंकि कार छाया में खड़ी रही थी और किसी यात्री या क्रियो के आदमी ने उसे समीप से नहीं देखा था। अतः संभव था कि वे पुलिस को कार का सटीक विवरण नहीं दे सकेंगे। उसे कार को अपने पास रखने का खतरा तो उठाना ही था,
क्योंकि मौजूदा हालात में कार के बिना वो डूब सकता था। फिर ये फ्रैंक्स भी तो है। उसने मुड़कर घायल फ्रैंक्स की ओर देखा जो सीट पर पसरा उसे ही घूर रहा था। कार क्यों रोक दी? फ्रैंक्स बड़बड़ाया। क्या बात है? हैरी ने देखा गन फ्रैंक्स के हाथ में ही था। उसकी हालत इस कदर बदतर होने के बावजूद वो खतरनाक साबित हो सकता था। एक पहिया फट गया है, हैरी ने कहा। फ्रैंक्स कराह उठा और उसने आंखें बंद कर ली। उसका सिर आगे की तरफ झूल गया। हैरी ने उचककर उसकी गन पर झपट्टा मारा। उसकी उम्मीद के विपरीत फ्रैंक्स गन को बड़ी मजबूती से पकड़े हुए था। गन को छीनने की कोशिश में गोली चल गई। हैरी सन्न रह गया, लेकिन किसी तरह वो गन को पकड़े रहा और उसे फ्रैंक्स की पकड़ से छुड़ाने में सफल हो गया। फ्रैंक्स ने गालियां बकते हुए उठने की कोशिश की। उसने हैरी के चेहरे पर मुक्के से वार किया, लेकिन आघात में कोई दम नहीं था। हैरी ने उसका हाथ हटाकर गन से उसकी खोपड़ी पर प्रहार किया। फ्रैंक्स की आंखें उलट गई और वो अचेत हो गया। गन को नीचे रखकर हैरी कार से बाहर निकला। उसने पिछला दरवाज़ा खोलकर फ्रैंक्स को बाहर घसीटा और रेत पर लिटा दिया। उसने अपना ट्रेंच कोट उतारा, फिर पॉकेट चाकू निकालकर जूते का अतिरिक्त सोल उखाड़ा। एक एक कर उसने अपना बहुरूप उतारा। कुछ मिनट में हैरी ग्रीन गायब हो गया और उसकी जगह तनिक घबराया सा हैरी ग्रिफिन प्रकट हो गया। बहुरूप के सामान को उसने ट्रेंच कोट में लपेटा और उसे रेत के एक टीले पर गहरा खड्डा खोदकर उसमें दबा दिया। गड्ढे को रेत से पाट कर समान कर दिया और वापस लौट आया। स्टील के बक्से को उसने ग्लोब कंपार्टमेंट में डाल दिया। फिर ड्राइविंग व्हील पर बैठकर कार को रेगिस्तान की सड़क पर आगे बढ़ाने लगा। 10 मील की खौफनाक ड्राइविंग के बाद हैरी एक चौराहे पर आ पहुंचा। एक फिंगर पोस्ट संकेत दे रहा था कि दाईं सड़क स्काई रेंज एयरपोर्ट की ओर जाती थी और बाईं लोन पाइन की ओर। रफ्तार कम किए बिना उसने कार बाईं सड़क पर डाल दी। कार अब चढ़ाई की ओर बढ़ रही थी और रेगिस्तान पीछे छूट गया था। 1 मील आगे जाकर उसने रफ्तार घटा दी। सड़क पर अब ट्रैफिक दिखाई देना शुरू हो गया था। तेज रफ्तार से ड्राइव करते वो किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचना नहीं चाहता था। एक ऑयल टैंकर को ओवरटेक करते हुए हैरी अब स्वयं को सुरक्षित महसूस करने लगा था। अब वो यातायात की भीड़ में शामिल हो गया था और उसकी कार सड़क पर अकेली नहीं रह गई थी जिस पर संदेह किया जाए। 5 मील और आगे बढ़ने के बाद उसे सामने खड़ी कारों की बैकलाइटों की कतार दिखाई दी। उसने ब्रेक दबाया और रफ्तार धीमी की। उसके आगे सड़क पर कम से कम 8 कारें और 2 ट्रक खड़े थे। उसने खिड़की से बाहर सिर निकालकर उस ओर देखा। ये देखकर उसके दिल की धड़कन एक बार की रुक गई कि कतार के आगे पुलिस ने नाकाबंदी डाल रखी थी। पुलिस उड़न दस्ते के सिपाही कार की हेडलाइट्स जलाए नाके पर खड़े थे। उसने ट्रक के पीछे कार रोक दी। उसका मुंह सूख रहा था और दिल जोरों से धड़क रहा था। नीचे झुककर उसने फ्रैंक्स की गन उठाई और उसे 2 सीटों के बीच छुपा दिया। फिर दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकला। सामने खड़े ट्रक के पास आकर उसने देखा ट्रक का ड्राइवर आगे झुककर सड़क की ओर देख रहा था। क्या हो रहा है? हैरी ने पूछा। ड्राइवर ने उसकी तरफ देखा और कंधे उचका दिए। पता नहीं, 10 मिनट से यहाँ फंसा बैठा हूँ। मेरा ख्याल है आगे कोई चोर पुलिस का खेल चल रहा है। पुलिस का एक सिपाही हाथ में टॉर्च लिए उनकी तरफ आ रहा था। क्या गड़बड़ी है दोस्त? ट्रक ड्राइवर ने चिल्लाकर पूछा। क्या कोई चीज़ खो गई है? चुपचाप रहो, सिपाही ने कड़े स्वर में कहा। अभी 1 मिनट में छोड़ दिए जाओगे। हैरी ने देखा आगे खड़ी कारें अब सरकने लगी थी। वो अपनी कार के पास लौट आया, लेकिन उसमें सवार नहीं हुआ। अगर ज़रूरत पड़ी तो उसका खुले में रहना उचित था। उसने जेब के अंदर पड़ी अपनी गन के दस्ते को छुआ, खुद को शांत रखने की कोशिश की, मगर वो घबराहट पर काबू नहीं पा रहा था और उसका चेहरा पसीने से तर हो रहा था। पुलिसमैन ने ऊपर ट्रक के भीतरी हिस्से को चेक किया, फिर बड़बड़ाते हुए उत्तर पड़ा, ठीक है, चलते बनो। हैरी के पीछे 3 कारें और आकर खड़ी हो गई। सभी ड्राइवर खिड़की से बाहर सिर निकालकर देखने लगे। पुलिस हैरी के करीब आया और उसने टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर फेंकी। हैरी का जी चाह रहा था कि वो वहाँ से भाग खड़ा हो जाए, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभाले रखा। पुलिसमैन ने टॉर्च का प्रकाश उसके चेहरे से हटाकर कार के अंदर डाला। फिर इस बात से संतुष्ट होकर कि अंदर कोई नहीं बैठा है, उसने पूछा, एक विशाल 6 सीटर में बैठे 2 आदमियों को तुमने इस तरफ आते हुए देखा? मैंने कारें तो कहीं देखी, हैरी ने कहा, लेकिन 2 आदमियों की मुझे याद नहीं। पुलिसमैन गुर्राने लगा। लोगों को आजकल कुछ याद ही नहीं रहता, उसने कड़वाहट के साथ कहा। मुझे हैरानी हो रही है कि तुम लोगों के पास आंखें किस लिए है? क्या तुम कभी इनका इस्तेमाल नहीं करते? आगे बढ़ो। फिर वो दूसरी कारों की ओर लपका। हैरी ने अंदर बैठकर धीरे से कार आगे बढ़ा दी और नाकाबंदी को पार किया। वहाँ खड़े दूसरे 4 पुलिसमैन एक झुंड में खड़े बातें कर रहे थे। उन्होंने हैरी की तरफ देखा तक नहीं। बैरियर को पार करते ही हैरी ने रफ्तार बढ़ा दी। वो दूसरी कारों से आगे निकला और खुली सड़क पर आ गया। उसे मालूम था कि पुलिस को मोटे चेहरे वाले एक ऐसे अधेड़ आदमी की तलाश है जिसके चेहरे पर जख्म का गहरा निशान हो। उसे ग्लोरी की याद आई। इसमें कोई शक नहीं था कि वो बेहद चतुर औरत थी। अगर उसे उस बहुरूप का ख्याल नहीं आया होता तो हैरी अब तक गिरफ्तार हो चुका होता।
या पुलिस की गोली से मुर्दा होकर सड़क पर पड़ा होता। उसके दिल में ग्लोरी के प्रति प्यार उमड़ आया। वो ज़रूर उसके एहसानों का बदला चुका देगा, उसे इंग्लैंड ले चलेगा और उसकी ज़िंदगी को ऐशो आराम तथा खुशियों से भर देगा। पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी और वो अपनी इच्छा की हर चीज़ हासिल कर सकेगी। उन्हें सिर्फ ताकामोरी के साथ सौदा तय होने तक का इंतजार करना पड़ेगा, फिर वे जा सकेंगे। अगर हैरी ताकामोरी से 15 लाख वसूलने में सफल हो गया तो उसे एयर टैक्सी के व्यवसाय में किसी को साझेदार बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। पहले वो 2 एयरक्राफ्टों से शुरुआत कर सकता है, बाद में 2 और खरीद लेगा। उसे एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे बोर्ग का ख्याल आया तो उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। अब तक हवाई जहाज के अपहृत होने की खबर रेडियो द्वारा प्रसारित हो चुकी होगी। इस समय बोर्ग रेडियो पर हाईजैक की कहानी सुन रहा होगा। ज्यों ज्यों समय गुजरता जाएगा उसे यकीन होने लगेगा कि हैरी ने उसे धोखा दे दिया है। हैरी की मुस्कान और फैलने लगी। पुलिस की तरह बोर्ग भी हैरी ग्रीन को ही तलाशता फिरे। हैरी ग्रीन को तो उसने 30 मील पीछे रेगिस्तान में दफना दिया है, जहां से वो कभी निकल नहीं सकता। 20 मिनट बाद वो धीमी रफ्तार से लोन पाइन जाने वाली मुख्य सड़क पर कार दौड़ा रहा था। लोन पाइन एक छोटा सा कस्बा था जहां अधिकतर मकान लकड़ी के थे और कुछ एक दुकानें वहां थी। डैशबोर्ड की घड़ी में 11:10 हो रहे थे। ज़्यादातर मकान अंधकार में डूबे हुए थे। 5 मिनट बाद वो मोड़ के गेट पर पहुंचा। वो कार को धीरे से गेट के अंदर ले आया और केबिनों के सामने रोक दिया। केबिन अर्धऊर्ध्वाकार में बने हुए थे, सिर्फ 3 में रोशनी दिखाई दे रही थी। पेड़ों के नीचे 5 कारें पार्क की गई थी। सबसे आखिरी केबिन पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर रोशनी पड़ रही थी और लिखा था ऑफिस। हैरी ने 1930 मॉडल की एक फोर्ड की बगल में कार खड़ी की, फिर बाहर निकलकर ऑफिस की ओर बढ़ा। दरवाजे को खोलकर वो एक छोटे से कमरे में दाखिल हो गया। कमरे की छत के बीच में एक नंगा बल्ब लटक रहा था। वहां बैठा हुआ अधेड़ उम्र का मोटा सा आदमी हैरी को इस प्रकार घूरने लगा जैसे वो मंगल ग्रह का प्राणी हो। केबिन चाहिए, उसने कहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। मेरा नाम हैरिसन है। मेरी पत्नी ने आज दोपहर के बाद एक केबिन बुक करा के रखा होगा। केबिन का नंबर क्या है? हैरिसन, वो मोटा आदमी कुर्सी से उठ खड़ा हो गया। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मिस हैरिसन तुम्हारे आने की अपेक्षा कर रही हैं। केबिन का नंबर 20 है, बाईं ओर का आखिरी केबिन। हैरी ने उसका शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए मुड़ा। डकैती के बारे में सुना? मोटे आदमी ने पूछा। मैं तो रेडियो पर खबर सुनकर सन्न रह गया था। हे भगवान, ये हरामजादे कुछ भी कर डालने से नहीं डरते। हैरी रुक गया। मैंने कुछ नहीं सुना। कल के अखबार में पढ़ सकोगे। ये खबर चारों तरफ तहलका मचा देगी। हवाई जहाज को हाईजैक किया गया और डकैत $30 लाख के हीरे ले उड़े। गार्ड को मार डाला और 2 डकैत भी मारे गए। तुमने कभी सुनी थी ऐसी सनसनीखेज खबर? प्लेन हाईजैक। क्या सचमुच? हैरी दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला। मेरा ख्याल है गार्ड में काफ़ी हिम्मत थी। बेचारा डकैतों के साथ लड़ते हुए मारा गया। पुलिस को चेहरे पर जख्म के निशान वाले आदमी की तलाश है। उसके साथ एक और घायल डकैत भी है। उसका विचार है वे इसी तरफ भागे हैं। हैरी सिहर उठा। इसी और? हाँ, उनके पास कार है और वे स्काई रेंज की तरफ भी नहीं गए हैं। वहाँ सड़क पर गश्ती पुलिस का एक सिपाही मौजूद था। उसने रिपोर्ट दी है कि उस और कोई कार नहीं गई है, अतः वे ज़रूर इसी ओर आ रहे होंगे। मेरा ख्याल है मुझे अपनी पत्नी के पास जाना चाहिए। वो घबरा रही होगी। वे अधिक देर तक बचे नहीं रह सकते। दूसरा डकैत बुरी तरह घायल हुआ है। हैरी बाहर अंधेरे में निकला। कार के पास पहुंचकर उसने ग्लोब कंपार्टमेंट से वो स्टील का बक्सा निकाला। सीटों के बीच से फ्रैंक्स की गन निकालकर हिप पॉकेट में खोंस ली। फिर घास पर चलते हुए केबिन के सामने जा पहुंचा। अंदर रोशनी दिखाई दे रही थी। उसने दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? ग्लोरी की तीखी आवाज़ सुनाई दी। हैरी ने ग्लोरी के भागते कदमों की आहट सुनी। फिर झटके से दरवाज़ा खुल गया। ग्लोरी ने बाहें फैलाकर हैरी के गले में डाल दी और कसकर आलिंगन करने लगी। मुझे अंदर तो आने दो, हैरी ने कहा और बाहों में उठा लिया। उसे उठाए हुए वो कमरे में दाखिल हुआ, फिर पाँव से दरवाज़ा बंद कर दिया। ओह हैरी, ग्लोरी ने हाँफते स्वर में कहा, मैं बहुत डर गई थी। मैंने रेडियो पर सब कुछ सुन लिया है। क्या तुम्हें चोट लगी है? नहीं, हैरी ने बक्सा पलंग पर रख दिया। काफ़ी कठिन काम था, लेकिन मैं सही सलामत निकल आया हूँ। उन्होंने गार्ड को मार डाला? हाँ, ये बदकिस्मती की बात थी कि वो बेवकूफ़ वहाँ मौजूद था। उसने? हाँ, मैंने सुन लिया है। मैं बहुत घबरा रही थी। अगर वे तुम्हें पकड़ लेते तो? छोड़ो इन बातों को। मैं जानता हूँ अगर मैं पकड़ा गया तो वो मेरा क्या करेंगे, हैरी बोला, लेकिन वे मुझे नहीं पकड़ सकते। उसने ग्लोरी के भयभीत चेहरे की ओर देखा। आई एम सॉरी हैरी, ये एक ज़बरदस्त झटका था। मैं उम्मीद लगाए दुआ करती रही थी कि ऐसा कुछ ना हो जाए। उस बेवकूफ़ को मैंने नहीं मारा, हैरी झल्लाते हुए बोला। अगर फ्रैंक्स ने उस पर गोली ना चला दी होती तो वो मुझे मार डालता। वो मुझे निशाना बना ही रहा था
कि फ्रैंक्स ने उसका काम तमाम कर दिया। रेडियो पर उन्होंने कहा था कि तुम्हारे साथ एक दूसरा आदमी भी बच निकला है, वो कहाँ है? हैरी होठों पर जीभ फेरने लगा। इस बात से मामला बिगड़ सकता था। उसे अचानक चिड़सी हो उठी थी कि उसे ग्लोरी के सामने जवाबदेही करनी पड़ रही थी। देखो, मुझे ड्रिंक की ज़रूरत है, कुछ है? हाँ, मैंने विस्की खरीद रखी है, मैंने सोचा था। ठीक है, ले आओ। हैरी की आवाज़ के बदलाव को सुनकर ग्लोरी ने तेजी से उसकी ओर देखा, फिर भीतरी कमरे में चली गई। कुछ देर बाद वो विस्की की बोतल, 2 ग्लास और पानी का जग लिए वापस लौट आई। हैरी ने ग्लास में 4 अंगुल विस्की डाली, थोड़ा सा पानी मिलाया और आधा ग्लास पी गया। उसने थोड़ी सी विस्की और डाली और बिस्तर पर बैठ गया। उसने सिगरेट सुलगाकर ग्लोरी की ओर देखा, जो अपने लिए विस्की डाल रही थी। मैंने फ्रैंक्स को छोड़ दिया, उसने कहा। यह ज़रूरी हो गया था। तो दोस्तों, ये था सन की कातिल नॉवल का पार्ट 4। ये पार्ट आपको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।